हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उन सभी को आज की इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हिंदी पेडागोजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस एक क्लास को देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने लगभग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद ही आपकी एक कंप्लीट क्लास प्रिपेयर की है, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेगी। इसी तरीके से मैंने सीडीपी की भी एक कंप्लीट क्लास बनाई थी, जिसपे कि आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 1.5 घंटे की वो क्लास है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा दी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। और जो लोग अभी सीडीपी के नोट्स को परचेस कर सकते हैं उनको मैं ये जो की पॉइंट वाले नोट्स है सभी सब्जेक्ट के वो भी प्रोवाइड करूँगी, और जो हिंदी पेडागोजी के नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको पेमेंट सीडीपी के नोट्स के लिए ही करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो क्या रखा है, भाषा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है? एक माध्यम होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरों की बातें सुन पाते हैं, अपने विचार को रख पाते हैं, है ना, अपनी बातें सुना पाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट बना हुआ है। ठीक है, अस्थिर परिवर्तनशील है। कई बार आपको ऑप्शन में क्या दे देगा कि भाषा स्थिर है। नहीं, भाषा स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, परिवर्तनशील होती है। समय के साथ साथ हम नए नए शब्द सीखते रहते हैं, है ना। यानी भाषा क्या होती है? अस्थिर होती है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती है, यानी कि जिस तरीके के समाज में रहते हैं आप, जिस तरीके की संस्कृति में रहते हैं, वो चीज़ आपके लैंग्वेज को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जो समाज और संस्कृति है उसमें हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो फिर आपकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी ही होगी। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा उसके समाज और संस्कृति में तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो फिर जो उसकी भाषा होगी वो तमिल में वो बात करेगा, बोलेगा, है ना। तो जो भाषा होती है क्या होती है? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। सभी विषयों का केंद्र, है ना। जो लैंग्वेज होती है क्या होती है? सभी विषयों का केंद्र होती है, यानी कि भाषा के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट सीख ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, मैथ भी सीखते हैं, तो किसके थ्रू सीखते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही तो सीखते हैं, भाषा के थ्रू ही तो सीखते हैं। तो भाषा क्या होती है? सभी विषयों का केंद्र होती है। भाषा के बिना आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं, है ना। चिन्हात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है। जैसे कि मान लीजिए आप ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, बी फॉर बॉय पढ़ते हैं, क से कबूतर पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है? सिंबल्स ही है ना, चिन्ह ही है। तो भाषा क्या होती है? चिन्हात्मक भी होती है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। स्वच्छंद और स्वतंत्र, ये क्या होता है? इसको जरा यहाँ पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है ना, तो इसको हम पेन क्यों बोलते हैं? जिसने इसका आविष्कार किया उसने इसका नाम पेन रख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए जिसने इसका आविष्कार किया उसने इसका नाम एप्पल रख दिया होता तो हम आज इस पेन को एप्पल के नाम से जानते हैं, सेब के नाम से जानते हैं, है ना। तो जो कोई वस्तु होती है और जो उसका नाम होता है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। जिसने उसको बनाया है अगर उसने उसका नाम कुछ रख दिया तो फिर हम वही मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कह रखा है कि जो भाषा होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। इसके साथ साथ जो भाषा होती है वो क्या होती है? यादृच्छिक होती है। ठीक है, इसी को दे देगा, स्वच्छंद की जगह आपको हिंदी में क्या दे देगा? यादृच्छिक होती है। ठीक है, या फिर स्वतंत्र या फिर स्वच्छंद होती है। ठीक है, तो आपको कभी कभी लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे सकता है। तो स्वतंत्र और स्वतंत्र है, यहीं पर कभी कभी आपको यादृच्छिक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात एक ही है, या तो इसको ये स्वतंत्र लिख दे कि भाषा स्वतंत्र होती है, या फिर भाषा स्वच्छंद होती है, या फिर भाषा यादृच्छिक होती है। ठीक है, तो बात आपकी एक ही है, तीनों बात आपकी एक ही चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक तो होती है आपकी लिखित भाषा, दूसरी क्या होती है आपकी मौखिक भाषा, तीसरी क्या होती है आपकी सांकेतिक भाषा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। देखिए, इसमें जो लिखित भाषा होती है क्या होती है? स्थायी होती है। जैसे कि जो मौखिक भाषा होती है, आज आपने कुछ और चीज़ें कहीं और कल को क्या होता है अपनी बात से पलट गए, कुछ और चीज़ें कहने लग गए, है ना। तो जो मौखिक भाषा होती है ये स्थायी नहीं होती है, बट अगर आपने कोई चीज़ लिख दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिया तो वो क्या होता है? स्थायी होता है, आप उसको मिटा नहीं सकते, है ना। तो जो लिखित भाषा होती है ये स्टेबल होती है, स्थायी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की, ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? अवचेतन प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं फिर उसी तरीके की लैंग्वेज में बात भी करते हैं, है ना, क्योंकि बचपन से आप वही लैंग्वेज सुनते हैं, वही लैंग्वेज आपके आसपास भी बोली जाती है, तो वही लैंग्वेज आपको भी आ जाती है ना। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है क्या होता है? नेचुरल रूप से होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बच्चे का इस पर ध्यान ही नहीं होता है कि वो भाषा को जान रहा है, फिर भाषा को अर्जित कर रहा है, ठीक है। बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से यानी कि अवचेतन प्रक्रिया होती है, बच्चे का ध्यान इस पर होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से होती है ना। कोई एफर्ट, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं लगाते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वही भाषा आपने अपने आस पड़ोस में सुनी है, वही भाषा आपने अपनी फैमिली में सुनी है, तो उसको क्या किया आपने? अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया, है ना। क्या आपने कोई रूल रेगुलेशन सीखा, कोई प्रैक्टिस की, कोई एफर्ट लगाया? बिल्कुल भी नहीं। जो आपने सुना फिर वही आप बोलने लग गए, है ना। तो ये क्या होता है? आपका भाषा अर्जन होता है। साथ ही साथ अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, यानी कि इनफॉर्मल वे में, मतलब आपका भाषा पे ध्यान नहीं होता है, आप भाषा को मतलब एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर जाते हैं, ठीक है। मातृभाषा, पहली भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि जहाँ पर भी आप रहते हैं तो जो लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज आप एक्वायर करेंगे। जैसे कि आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी को एक्वायर कर लेंगे, तमिल बोली जाती है तो तमिल को अर्जित कर लेंगे, इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश को आप अर्जित कर लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एफर्ट, प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो आप बचपन से सुनते हैं उसी को फिर क्या कर लेते हैं? बोलने लग जाते हैं, फिर वही लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम भाषा अधिगम की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो ये क्या होती है? चेतन प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने इन्वायरमेंट से हिंदी को अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया, आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र से रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। और आपको यहाँ पर पता भी होगा कि मैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहा हूँ या फिर सीख रही हूँ। तो ये क्या होती है? आपकी चेतन प्रक्रिया, यानी कि आप अपने पूरे होशो हवास में इस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। नियमबद्ध व्यवस्था, यानी कि आप इसमें रूल रेगुलेशन सीखते हैं, प्रॉपर एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। औपचारिक प्रक्रिया होती है, यानी कि आप फॉर्मल वे में सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, टीचर होंगे वहाँ पर, है ना। तो ये क्या होता है? आपका फॉर्मल प्रोसेस होता है। जो आपका भाषा अधिगम होता है इसमें आप सारी चीज़ें फॉर्मल वे में करते हैं, औपचारिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरी भाषा होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पहली भाषा तो आप एक्वायर ही कर लेते हैं, अर्जित ही कर लेते हैं, तो आप सीखेंगे क्या? कोई दूसरी भाषा ही सीखेंगे, चाहे वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, ठीक है, मराठी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी जो लैंग्वेज होती है जो आप सीखना चाहते हैं वो क्या होती है? दूसरी भाषा होती है, क्योंकि पहली भाषा क्या होती है? आप हमेशा ही एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? वातावरण का। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो भाषा अर्जन होता है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है और जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मुख्य अंतर क्या होता है? तो इन्वायरमेंट का, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट पहले से ही बना बनाया होता है, ठीक है। अब बच्चे को थोड़ी पता है कि उसके आसपास में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। जो आसपास उसके लैंग्वेज या फिर जो उसके फैमिली में लैंग्वेज बोली जाएगी, बच्चा उसी को नेचुरल रूप से एक्वायर कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पता होता है, यहाँ पर क्या होता है? इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है ना। और यहाँ पर इन्वायरमेंट पहले से ही बना बनाया होता है। तो जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट का, वातावरण का अंतर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर पूछे, ठीक है, तो वो क्या होता है? वातावरण का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वातावरण, या फिर यहीं पर आपको पर्यावरण भी लिख करके लिखा हुआ मिल सकता है। आगे क्या है आपका? भाषा कौशल, ठीक है। तो भाषा कौशल या फिर भाषा विकार भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है। सुनना सबसे पहला कौशल होता है, श्रवण कौशल, ठीक है। सुनने को हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बोलना, जिसे हम लोग मौखिक या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से जानते हैं। पढ़ना, जिसे हम लोग वाचन कौशल के नाम से जानते हैं। और लिखना, जिसे हम लोग लिखित या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, सु बो पॉली, ठीक है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो भाषा कौशल होते हैं ना, इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? तो क्या होता है? सु बो पॉली। जब तक आपको ये वर्ड ना देखने को मिल जाए, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो सुनना और पढ़ना होता है, ये क्या होता है? आपका ग्रहयात्मक कौशल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि आप कुछ चीज़ सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ से नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? आपका ग्रहयात्मक कौशल होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। साथ ही साथ जो बोलना और लिखना होता है, ये क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं? चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? खुद के विचार को भी व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है।
अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर अपने थॉट को व्यक्त कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आप एक्सप्रेस कर पाएँ, अभिव्यक्त कर पाएँ खुद को, तो वो क्या होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। और जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होता है आपका गणनात्मक कौशल होता है, जैसे कि आपका सुनना और पढ़ना हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं आपका निष्क्रिय शब्द संपदा, और इसको क्या कहते हैं आपका सक्रिय शब्द संपदा। क्योंकि जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे तो आप क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है, सक्रिय होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये लिख देता है कि सक्रिय शब्द संपदा कौन से, तो बोलना और लिखना। निष्क्रिय अगर आपसे पूछे कि निष्क्रिय शब्द संपदा कौन से आपके, तो हो जाएगा आपका सुनना और पढ़ना। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो भाषा के कौशल होते हैं क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अलग अलग सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, भाषा के सभी कौशल एक साथ इंटीग्रेटेड में सीखे जाते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं, है ना। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, यानी कि जो ग्रहण करने वाले कौशल होते हैं वो क्या होते हैं आपका सुनना और पढ़ना, और जो आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं वो क्या होता है बोलना और लिखना, जिसको हम लोग सक्रिय कौशल के नाम से जानते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग निष्क्रिय कौशल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिक है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉम चॉम्स्की की, तो उन्होंने किसकी बात की है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि इनेट एबिलिटी की उन्होंने बात की है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। बच्चा अपने इन्वायरमेंट में नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, स्वाभाविक रूप से एक्वायर कर लेता है। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की, ठीक है। इन्होंने और किसकी बात की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की, यानी कि ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, उसमें भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए एक यंत्र, एक उपकरण पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ कल्पनाओं में ही होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन वगैरह कराएं तो आपको ये यंत्र कहीं पर देखने को मिल जाए, नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक तौर पर है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बात की सार्वभौमिक व्याकरण की, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हिंदी सीखनी है तो इसमें आप क्या सीखते हैं, संज्ञा सीखते हैं, ठीक है, सर्वनाम सीखते हैं। इंग्लिश सीखनी है तो इसमें भी आप क्या सीखते हैं, नाउन सीखते हैं, प्रोनाउन सीखते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो जो उसकी व्याकरण होती है कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है, सेम ही होती है ना। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि भाषा सीखने के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है, यानी कि संवेदनशील काल होता है, जो कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी जो एलईडी होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, 5 साल तक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। यानी कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है भाषा को बहुत ही तेज़ी के साथ सीखता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी के साथ में एक्वायर करता है, अर्जित करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्रिटिकल पीरियड की बात की है, यानी कि संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है जब भी आपके एग्जाम में नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन बने, तो कि इन्होंने किसकी बात की, इनेट एबिलिटी की बात की, यानी कि जन्मजात क्षमता की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है, और क्रिटिकल पीरियड यानी कि संवेदनशील अवधि की बात की, जो कि कितना होता है आपका 5 साल तक, ठीक है। इसके साथ साथ एक इन्होंने और वर्ड दिया जनरेटिव ग्रामर, हालांकि वो आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है, बट ध्यान रखिएगा कि ये क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो ग्रामर के रूल खुद जनरेट कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या कहता है, मम्मी मुझे खाना दे दो, यानी कि वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सही जगह पर यूज करता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रामर के रूल खुद जनरेट कर लेता है ना। वैसे थोड़ी कहता है कि मम्मी दे दो मुझे खाना, है ना, वो क्या कहता है, मम्मी मुझे खाना दे दो, ठीक है। तो इन्होंने इसकी बात की, हालांकि ये हिंदी पेडागोजी में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, पीएफ स्किनर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में। हालांकि लेव वाइगोस्की की कंप्लीट थ्योरी मैंने आप लोगों को सीडीपी वाले क्लास में करा रखी है, बट यहाँ पर जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हिंदी पेडागोजी में सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। ये किसकी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके, यानी कि बातचीत करके ही किसी चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है
कि जो भाषा होती है वो मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र, यानी कि लैंग्वेज इज ए टूल। बिना लैंग्वेज के जो व्यक्ति या फिर जो बच्चा वो किसी चीज़ को सीख ही नहीं सकता। तो भाषा क्या है, एक यंत्र की तरह काम करती है, टूल की तरह काम करती है। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, बट भाषा एक टूल है, एक यंत्र है, ये बात कौन कहता है, आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। इसके अलावा जो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है और जो विचार होते हैं, शुरू में तो दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, बट बाद में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। यानी जो भाषा होती है ये निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे होंगे, यानी कि हमारे विचार कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसके लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो जब भी समाज, संस्कृति या फिर भाषा की बात हो तो वहाँ पर आप किसके साथ में जाएंगे, लेव वाइगोस्की के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख रखा है SCL, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताए। कौन कौन से, एक तो इन्होंने बताया सामाजिक वाक्य, यानी बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। ठीक है, जो कि 2 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने किसकी बात की, निज वाक, प्राइवेट स्पीच की बात की, व्यक्तिगत वाक की बात की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। इसी को निज वाक दे देगा या फिर व्यक्तिगत वार्ता दे देगा, बात एक ही है। ठीक है, जब बच्चा 3 से लेकर के 6 साल तक का होता है तो क्या करता है, कभी कभी जोर जोर से बोलकर खुद से बातचीत करता है ना। तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, प्राइवेट स्पीच। जैसे कि आपने देखा होगा 3 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी खुद से जोर जोर से बोल कर बातचीत करते हैं कि अरे ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देता है, अपनी सोच को विनियमित करता है, दिशा देता है ना। इसका नाम जो लेव वाइगोस्की क्या रखते हैं, प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो तीसरी पक्ष दिया वो क्या है, आंतरिक वार्ता, यानी कि साइलेंट इनर स्पीच। यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर जो आवाज़ बच्चे की सुनाई दे रही थी वो सुनाई नहीं देती है, बच्चा खुद ही मन अंदर ही अंदर खुद से बातचीत कर लेता है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स के सामने शेयर नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मन ही मन खुद से बातचीत कर लेते हैं, तो वो क्या होगी, आपकी आंतरिक वार्ता होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं आप लोग को प्राइवेट स्पीच का जो क्वेश्चन आया हो उसको करा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। यहाँ पर देखिए दे रखा है क्वेश्चन, जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते। तो मैंने बताया था जब बच्चा खुद से जोर जोर से बोल के बातचीत करे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता कह लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जोर से बोलना, इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने बात ही नहीं की, सिर्फ 3 ही प्रकार बताए जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है। ठीक है, पहाड़ या फिर ढांचा, इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने बात की, बट यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे को संकेत दिया जाता है, इशारे दिए जाते हैं, बच्चे को हेल्प दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके की हेल्प, संकेत, इशारे की बात ही नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आत्म केंद्रित वार्ता, देखिए जब बच्चा खुद से जोर जोर से बोल के बातचीत करता है तो उसको जो लेव वाइगोस्की वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं, बट जो जीन पैजे वो क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, लेव वाइगोस्की से पूछ रखा था रिलेट करके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता होगा। ठीक है, बट अगर जीन पैसे दे रखा होता तो यहाँ पर क्या होता है, आपका आत्म केंद्रित वार्ता होता। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जीन प्याजे से यहाँ पर क्या दे रखा है, अहम केंद्रित वाक्य। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की जब बच्चा खुद से बातचीत कर रहा था तो उसको क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत वाक्य, निजी वार्ता, उसी चीज को जीन प्याजे क्या कहेंगे, अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, जब बच्चा खुद से बातचीत करे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर लेव वाइगोस्की का नाम दे रखा हो तो प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य या फिर व्यक्तिगत वाक्य होगा, बट जीन पैजे का नाम दे रखा हो तो वहाँ पर क्या होगा, अहम केंद्रित वाक्य होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीन पैजे वो क्या कहते हैं कि विचार से भाषा आती है, यानी कि जो हमारा थॉट होता है उससे क्या होती है, हमारी लैंग्वेज डिसाइड होती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई भी चीज़ देखी,
कोई एप्पल देख लिया तो सबसे पहले उसके मन में क्या है, एप्पल से रिलेटेड विचार आए होंगे, उसके बाद में बच्चा लैंग्वेज को बोला होगा, भाषा को बोला होगा। तो ये यही कहते हैं कि विचार से भाषा आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसको याद करने में थोड़ी भी आपको समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं फिर हमको याद नहीं आता कि क्या था। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एल से क्या होते हैं आपके लेव-वाइगोस्की, है ना। लेव-वाइगोस्की क्या कहेंगे कि लैंग्वेज से विचार आती है ना। यानी जो भाषा होती है ये निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे। बट जो जीन पैज है ये उसका उल्टा कहते हैं ना, यानी कि थॉट से लैंग्वेज आती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि लेव-वाइगोस्की ये कहते हैं कि भाषा और विचार अब शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में जाकर के मर्ज होते हैं, ठीक है। बट इससे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक है जो कि आपको अपने एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम बीएफ स्किनर की बात करें तो इनसे रिलेटेड जब भी आपको हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे तो किसकी बात करेंगे कि बच्चा जो है भाषा को अनुकरण नकल करके सीखता है ना। रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे क्योंकि इनका संबंध किससे, व्यवहारवाद से। तो 3 से 4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये किसकी बात करेंगे, अभ्यास की बात करेंगे, ठीक है। ड्रिल प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो जब भी बीएफ स्किनर आपको अपने क्वेश्चन में दे रखा है और ऑप्शन में अनुकरण, नकल या फिर रीइंफोर्समेंट, व्यवहारवाद, ड्रिल, अभ्यास, इन सब की बात की गई है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हालांकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेम्स एसर की तो इन्होंने किसकी बात की है, टीपीआर की बात की, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात की है। ये क्या कहते हैं कि अगर बच्चों को कोई कविता या फिर कोई कहानी सुना रहे हैं तो उसके साथ साथ में बच्चों को कुछ एक्टिविटी करके भी दिखाई, यानी कि वर्ड प्लस एक्शन, शब्द प्लस क्रिया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बच्चों को कोई कविता सुना रहे हैं, मछली जल की रानी है, तो उसके साथ साथ में अपने हाथों को उस तरीके से मूवमेंट कीजिए या फिर कुछ एक्टिविटी करके दिखाइए, ठीक है, ताकि बच्चा सुने भी, साथ ही साथ में एक्टिविटी भी उसके सामने आप जो प्रदर्शित करें उसको देख करके भी सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया की बात किसने की है, जेम्स एसर ने की है। और ये क्या कहते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी कराई जाए जो भी आप कविता या फिर कहानी सुना रहे हो उसके साथ में, ठीक है। तो शब्द प्लस क्रिया की ये बात करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इसमें जो टीचर होता है क्या करता है, निर्देश देता है, कुछ एक्टिविटी करता है, बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ को सुनते हैं और टीचर क्या करता है कुछ एक्टिविटी करके भी दिखाता है ना। कविता भी सुनाता है, एक्टिविटी भी करता है, बच्चे क्या करता है वहाँ पर सुनता भी, बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है ना। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर वेस्ट की तो इन्होंने किस पर फोकस किया, सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया, ठीक है, पठन विधि पर फोकस किया। इन्होंने बोलने पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ पढ़ने की ही बात की। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विधि, अब देखिए कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डॉक्टर वेस्ट थे, है ना, उनके विधि की जो सीमाएं थी उनको दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई। क्योंकि जो डॉक्टर वेस्ट ने जो मेथड दिया था उसमें सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस किया गया, बोलने पर फोकस ही नहीं किया गया। तो उन्हीं के सीमाओं को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि आई थी, जिसमें कि जो मातृभाषा होती है वो यूज ही नहीं की जाती है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बना हुआ है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को महत्व नहीं दिया जाता या फिर मातृभाषा का यूज ही नहीं होता है। तो वो कौन सी विधि है आपके, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और ये किसके उपलक्ष्य में आई थी, जो डॉक्टर वेस्ट थे, इनकी जो पठन विधि थी इसकी सीमाओं को दूर करने के लिए आई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें जिम क्यूमेंस की तो उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात की। एक तो बात की बिक्स। बिक्स क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जो आपकी बोल चाल की भाषा होती है, जो अपने घर पर भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, जिस तरीके से अपने दोस्तों से बात करते हैं, जिस तरीके से अपने भाई बहन से बात करते हैं, यानी कि जो भाषा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। अनौपचारिक भाषा, जैसे कि अपने दोस्तों से कैसे बोलते हैं, अरे यार क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ठीक है, यहाँ पर चलेगी या फिर वहाँ पर चलेगी, ठीक है, घूमने चलते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी डेली लाइफ बोल चाल की भाषा हो गई, ठीक है। बट क्लैप क्या होती है आपकी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे यार रहने दो, कल क्लास लेना, ठीक है, रहने दे, कल क्लास लेना, यहाँ पर चल घूमने चलते हैं, है ना, वहीं पर आपकी पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो टीचर से आप ऑफिशियल तरीके से बात करते हैं, औपचारिक तरीके से बात करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी क्लैप होती है, जिसमें क्या फॉर्मल तरीके से चीज़ों को मतलब बात करते हैं, ठीक है, या फिर फॉर्मल तरीके से चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लैप होती है वो क्या होती है, औपचारिक भाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। बट जो BICS होती है, जो बिक्स होती है, वो क्या होती है, डेली लाइफ में यूज होती है, बोलचाल की भाषा होती है, और इनफॉर्मल होती है, यानी कि अनौपचारिक होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जिसके बारे में बात किसने की है, जिम क्यूमेंस ने की है।
अगर हम बात करें स्टीफन कृष्ण की, तो इन्होंने किसकी बात की है, द्वितीय भाषा अर्जन की बात की। द्वितीय भाषा अर्जन यानी द्वितीय भाषा आपकी कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सेकेंड लैंग्वेज होती है हमारी, हम उसको भी अर्जित कर सकते हैं। इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी। पहली क्या है, भाषा अधिगम परिकल्पना, यानी जो हमारी सेकेंड वाली लैंग्वेज होती है हम उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी वाली परिकल्पना क्या दी, निगरानी परिकल्पना। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एक क्लास होता है उसमें क्या होता है, मॉनिटर होते हैं, है ना। तो अब मॉनिटर तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो मॉनिटर वो हो सकता है कि जो आपको कहे कि मतलब टीचर अगर क्लासरूम से चले गए तो आपको कुछ भी बोलना ही नहीं है, ठीक है, एकदम शांति से रहना है, तो मैं कंप्लेन कर दूंगा टीचर के पास में, है ना। तो ये जो मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, आपको बोलने ही नहीं दे रहा है ना। तो आपकी फ्लुएंसी आएगी ही नहीं, प्रभाविता आएगी ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। एक मॉनिटर क्या होते हैं कि टीचर चले गए, क्लासरूम में कह देंगे ठीक है यार तुम लोग मतलब शोर और करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप और आपको बोलने तो दे रहा है, बट आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, शुद्धता नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी अटर पटर आप बोले चले जा रहे हैं, है ना। तो ना ये सही होता है ना ये सही होता है। एक तीसरे तरीके का मॉनिटर होता है जो क्या कहेगा कि ठीक है आपस में थोड़ा बहुत बातचीत कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि ये क्या करता है, आपको थोड़ी बहुत बातचीत भी करने देता है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और आपकी क्या होगी, फ्लुएंसी यानी कि शुद्धता भी आपके अंदर आएगी, है ना। तो यहाँ पर इसी के बारे में इन्होंने बात की है, यानी कि हमारे अंदर भी क्या होता है, इसी तरीके से मॉनिटर होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, हमारे अंदर भी क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जो कि क्या करता है, अगर हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं किसी चीज़ को, बोले जा रहे हैं, है ना, तो हम प्रवाह में तो बोल रहे हैं बट हमारे अंदर शुद्धता नहीं है ना। बट अगर हम सिर्फ मतलब हम डर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर मुझे भी नहीं आती उतनी अच्छी तरीके से, ठीक है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो हम जब भी किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक अचानक से आवाज़ आती है, अरे यार कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ गलत निकल ना जाए अच्छी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे अंदर मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो हमें बोलने ही नहीं देगा, हमें लगेगा कि जो भी चीज़ हम बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे, है ना। तो ना ही ये ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम सही भी बोलें और सटीक मतलब एक प्रवाह में भी बोलें, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो भाषा होती है उसका क्या होता है, नेचुरल क्रम होता है, प्राकृतिक क्रम होता है। जैसे कि मैंने बताया सुबो पली, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने निवेश परिकल्पना की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। बाकी के 3 उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। निवेश परिकल्पना क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा क्लास 3rd में है ना, तो उसको क्या कीजिए आप हल्का सा स्लाइटली एबव, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें बताइए। ऐसा नहीं कि जो क्लास 3rd की चीज़ें सिर्फ वही बताइए, है ना, वो तो बताइए, उसके साथ साथ में आप +1 यानी कि हल्की से ऊपर की चीज़ें बताइए। ऐसा नहीं कि क्लास 4th का बता दिया, 4th का नहीं बताना है, हल्का सा उसको, यानी कि जैसे कि 3 और 4 के बीच में भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, तो हल्का सा ऊपर की चीज़ें बतानी है ना। नेक्स्ट क्लास की चीज़ें नहीं बतानी, हल्का सा ऊपर यानी कि स्लाइटली एबव, है ना। तो I+1 की इन्होंने बात की कि अगर बच्चा किसी भी क्लास में है तो उसको हल्का सा उसके लेवल के ऊपर वाली चीज़ें दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इन्होंने बात की है, यानी कि बोधगम्य निवस की बात की। I+1 डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की बात की, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ जहाँ से आता है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पठन के प्रकार या फिर उपकौशल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्किमिंग क्या होता है, सरसरी पठन क्या होता है, ऊपरी ज्ञान यानी कि मुख्य बिंदु या फिर थीम को जानना। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए 3 से 4 घंटे की, है ना, अब आपसे किसी ने उस मूवी के बारे में पूछ दिया कि क्या हुआ था उस मूवी में, है ना, तो क्या आप उसको 3 से 4 घंटे पूरा एक्सप्लेन कर रहे बैठेंगे, नहीं। जो मेन चीज़ें, जो ऊपरी बातें आप उसको बता देंगे कि हाँ ये मूवी हुई थी, ये चीज़ें इसमें हुई थी, है ना। तो ये क्या होता है, आपका स्किमिंग होता है, ठीक है, यानी कि ऊपरी बातें, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जब न्यूज़पेपर को रीड करते हैं या फिर कोई मैगजीन को रीड करते हैं, तो जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उसको तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना, बट जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं होती उसमें हम क्या करते हैं, ऊपरी देख लेते हैं कि अच्छा हाँ इसमें क्या क्या है ना। तो वो क्या होता है, आपका स्किमिंग होता है ना, यानी कि सरसरी तौर पर पठन होता है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि दूध से मक्खन निकालना, मलाई निकालना एक तरीके से। इसके साथ साथ स्कैनिंग क्या होता है, बारीकी पठन क्या होता है, विशिष्ट जानकारी की प्राप्ति। जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, है ना, तो उसमें जो पूरी की पूरी लिस्ट आई है तो उसमें क्या करेंगे, आप सबका नाम थोड़ी ढूंढेंगे, सिर्फ अपना नाम ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किसी विशिष्ट जानकारी के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना स्कैनिंग होता है, बारीकी पठन होता है ना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जब आप ट्रेन
टिकट होती है, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मेरी ट्रेन कब आएगी, तो वो क्या है आपके लिए विशिष्ट जानकारी, सिर्फ आप उसमें अपनी ही ट्रेन के बारे में देखेंगे, है ना। विशिष्ट जानकारी खोजना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोजना, वो क्या होता है आपका बारीकी पठन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पठन की, तो इसमें क्या होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, संदर्भ में किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, पंक्ति दर पंक्ति किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, व्यापक पठन क्या होता है, जब आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, है ना, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लेजर के लिए किसी चीज़ को पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टोरी होती है जिसमें कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं अपने आनंद के लिए, उनको उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, इसलिए वो किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए गीता हो गया, महाभारत हो गया, इसमें किसी को आनंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। तो जब आप अपने खुशी के लिए, अपने इंजॉय के लिए किसी चीज़ को पढ़ें तो वो क्या होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, यानी कि व्यापक पठन होता है। गहन पठन क्या होता है, जब आप किसी उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है आपका, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी कन्फ्यूज हो रहा है तो इस चीज़ से याद रखिएगा, ई से क्या होता है आपका इंजॉयमेंट, है ना, और इसी क्या होता है आपका एक्सटेंसिव, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करेंगे आप, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाकी शिक्षण विधियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो आपकी विधि है वो क्या है, समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसके चरण आपसे पूछ लेता है ना। तो इसका पहला चरण क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, फिर समस्या को डिफाइन करेंगे यानी कि परिभाषित करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे आप कंक्लूजन यानी कि परिकल्पना करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, समस्या को टुकड़ों में तोड़ेंगे यानी कि एक एक करके समझेंगे, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, है ना, उसको यानी कि जोड़ करके देखेंगे, फिर क्या करेंगे, लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये चरण है, आपको यही ध्यान रखना है, यही डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि समस्या समाधान विधि के चरण क्या है। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर समस्या को डिफाइन करना, फिर परिकल्पना करना, फिर विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, उसके बाद में मूल्यांकन करना, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको प्राचीन विधि के नाम से जानते हैं, इसी को शास्त्रीय विधि के नाम से जानते हैं, या फिर व्याकरण विधि के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, मातृभाषा का प्रयोग होता है ना। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है सिर्फ वही आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसमें जो है लिखने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस होता है, बोलने पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है क्या उसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है, हाँ होता है। और इसमें बोलने पर फोकस नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने और लिखने पर फोकस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया है ना। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें जो मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है, जो क्षेत्रीय भाषा या बच्चे की पहली भाषा होती है उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि मदर टंग का यूज नहीं होता है, तो कौन सी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, इसमें किस पे फोकस होता है, बोलने पर फोकस होता है, ठीक है। बोलने पर बच्चे का बल दिया जाता है, बच्चे को बोलने पर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए श्रव्य भाषिक विधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके सेकंड युद्ध के दौरान आई थी, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ये विधि आई थी। इसमें सुनने और बोलने पर फोकस किया जाता है। जैसे उतना टाइम तो था नहीं कि उस चीज़ को प्रॉपर पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तो इसलिए ये विधि अपनाई गई कि सुनो और बोलो, यानी कि जो इंग्लिश के कुछ शब्द होते थे उस टाइम याद करा दिए जाते थे और उन्हीं को सुन करके आपको क्या करना था, फॉलो करना था, है ना। आर्मी विधि इसलिए इस विधि को कहा जाता है क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध के दौरान आई थी, है ना। ड्रिल, इसमें अभ्यास कराया जाता है, चीज़ों को बार बार रिपीट कराई जाती है, यानी कि सुनकर सिर्फ आप उस चीज़ को दोहरा लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। फिर वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है और इसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई शब्द सिखाया गया, आपने गलत सुन लिया, है ना, तो युद्ध हो रहा है, कहा आपको कुछ और जा रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो इसमें शुद्धता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते हैं संप्रेषणात्मक विधि, इसमें क्या होता है, जैसे कि डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना। ये वास्तविक जीवन से संबंधित होती है ना। इसमें क्या होता है, शब्द संपदा का मतलब है कि जो चीज़ें आप अपने आसपास सुनते हैं वही बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं समग्र भाषा उपागम, इसमें क्या होता है, संपूर्णता पर जोर दिया जाता है क्योंकि भाषा को आप संपूर्ण रूप से सीख रहे होते हैं, है ना। रचनावाद पर आधारित होती है, अनुभव एक्सपीरियंस के थ्रू आप चीज़ों को सीखते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं, समूह में चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, तो आगमन का मतलब ये उदाहरण से नियम की तरफ, जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चे को संज्ञा सिखानी, तो आपने क्या पूछ लिया बच्चे से कि तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है, बच्चे का बताएगा मोहन, रोहन, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आप जिस जगह पर रहते हैं उस स्थान का क्या नाम है, फिर बच्चे ने बता दिया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो आपने बताया वही क्या है, संज्ञा है। तो बच्चे को क्या किया, आपने पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में संज्ञा के नियम भी बता दिए, है ना। तो उदाहरण से नियम की तरफ चलता क्या होता है आपका आगमन विधि, बट नियम से उदाहरण की तरफ चलना क्या होता है आपका डिडक्टिव मेथड, यानी कि
निगमन विधि, जो कि मैथ्स में बहुत हेल्प करती है आपकी। सिंपल सा है कि अगर आपसे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से नियम की बात की जाए तो आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, और नियम से उदाहरण की तरफ जाने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा आपका निगमन विधि। ठीक है। अनुकरण विधि तो वही BF स्किनर की बात करते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे की मदर टंग होती है, बच्चा क्या करता है उसको अनुकरण ही करता है, नकल करके सीखता है, कॉपी करता है ना। इसके साथ साथ ये प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपसे अनुकरण विधि के चरण पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष बोध यानी बच्चा क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को देखता है, फिर अनुकरण करता है, फिर क्या उसको फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है, उसके बाद में उसको बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, आपको दिखेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में उसकी कॉपी करेगा, अनुकरण करेगी, फिर उसके बाद में बच्चे को प्रतिपुष्टि दी जाएगी, फीडबैक दी जाएगी, अच्छा तुमने बहुत अच्छे तरीके से बोला, मेरा अच्छा बेटा, है ना। उसके बाद में बार बार उस चीज़ की बच्चे को ड्रिल कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये चरण आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अक्षर बोध विधि, ये क्या होता है, बच्चों को चीज़ें क्रम में सिखाई जाती है, जैसे कि वर्ड सीखना, फिर शब्द सीखना, फिर वाक्य सीखना, यानी कि क्रमानुसार सिखाना। व्याख्यान विधि क्या होती है, इसमें जो टीचर होता है वही ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। यानी कि टीचर ही सर्वे सर्वा होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड होता है आपका। ठीक है। टीचर क्या करता है, बच्चे के दिमाग में चीज़ों को भरता है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। ना ही ये प्राइमरी लेवल पर आपकी हेल्पफुल होती है, ना ही अपर प्राइमरी लेवल पर। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं परियोजना विधि, जिसके बारे में बात किसने की थी, किल पैट्रिक ने की थी। ये कैसी विधि होती है, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड विधि होती है, इसमें बच्चा खुद एक्टिव होता है, खुद कुछ खोज करता है ना। इससे जो प्रोजेक्ट वर्क बच्चे को कराए जाते हैं उसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। खेल कूद विधि, तो इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। ये भी क्या होती है, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होती है ना। बाकी कुछ और चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। बॉटम अप क्या होता है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले स्वनिम सिखाया जाए, फिर अक्षर, फिर वाक्य, उसके बाद में बच्चों को अनुच्छेद सिखाया जाए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। पहले बच्चों को छोटे छोटे जो ध्वनियाँ होती है उनके थ्रू पूरी की पूरी स्टोरी पर लेकर जाना, पूरे के पूरे वाक्य पर ले जाना, ये क्या होता है आपका बॉटम अप होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है। टॉप डाउन क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना। जैसे कि बच्चों को आपने कोई स्टोरी सुनाया है ना, कोई वाक्य बताया, उसके बाद में फिर धीरे धीरे अक्षर पर आ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे ध्वनियों पर आ रहे हैं, है ना। तो अनुच्छेद के बारे में आपने बच्चों को बताया, फिर वाक्य पर गए, फिर अक्षर पर गए, फिर उसके बाद में बच्चों को आपने स्वनिम बताया। तो ये क्या होता है, आपका टॉप डाउन होता है। और जो टॉप डाउन होता है इसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज शामिल होते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसमें कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज शामिल है, तो कौन सा होता है, टॉप डाउन। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बच्चे के क्या होते हैं, पूर्व अनुभव शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को पूर्ण से अंश की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है। होल से छोटे छोटे पार्ट की तरफ ले जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब बच्चा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोले। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा हेलो दोस्तों, ठीक है, तो हेलो तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में कहा, ठीक है, बट जो मैंने दोस्तों कहा ये क्या हो गया, आपका हिंदी का शब्द हो गया, है ना। तो हेलो दोस्तों इसलिए यानी कि मैं हिंदी और इंग्लिश को क्या कर रही हूँ, मिक्स करके बोल रही हूँ। तो ये क्या होता है, आपका कोड मिक्सिंग होता है। कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड बदलना। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं तो अपने साथ में ट्रांसलेटर लेकर के जाते हैं, है ना। उनको कोई चीज़ हिंदी में अगर जाननी है या फिर हिंदी में किसी से बात करें तो वहाँ पर वो इंग्लिश का ट्रांसलेटर रखते हैं। वो क्या करेंगे, तुरंत ही इंग्लिश में उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो वो क्या होता है, आपका कोड बदलना, यानी कि कोड स्विचिंग। या फिर खुद ही आप हिंदी बोलते बोलते आप पहले उस चीज़ को हिंदी में बताएं, फिर उस चीज़ को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका कोड स्विचिंग होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। शिक्षा क्या होती है, अलग अलग हिस्सों को सुनना, पढ़ना और तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आपने देखा होगा कुछ पजल्स होते हैं ऐसे से, जिसमें जो बच्चा होता है वो बनाता है जोड़ जोड़ के चीज़ें, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा क्या होता है, अलग अलग हिस्सों को सुनना, पढ़ना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। इमरजेंट लिटरेसी यानी कि उद्गामी साक्षरता क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी उनको लिखना पढ़ना आया नहीं होता है, बट बच्चे क्या करते हैं, कभी दीवार पे ऐसे से करके ऐसे से लिख देंगे कुछ भी, है ना। तो ये क्या होता है, आपका स्क्रबलिंग होता है। इसको कीरम काटे के नाम से भी जानते हैं, है ना। जो बच्चे ऐसे से लिखता है, उद्गामी साक्षरता यानी जो लिखने की भी शुरुआत करता है ना, वही क्या होता है, आपका उद्गामी साक्षरता होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं दीवार पे ऐसे से करके मतलब कुछ भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, व्याकरण संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि व्याकरण बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, तो संदर्भ में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। जैसे प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब क्या हो गया, बच्चे के आसपास पूरी की पूरी भाषा बिखरी हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो क्लासरूम होते हैं बच्चे के, वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि कहीं पर क ख ग इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई है, या फिर कहीं पर कुछ पोस्टर बना हुआ है ना, जो सीढ़ियाँ होती है उस पर गिनती पहाड़े लिखे हुए हैं। तो ये क्या
क्या है, बच्चे को एक प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाता है। बच्चे अपने आसपास जिधर भी देखे उसको लैंग्वेज ही दिख रही है ना। ये क्या होता है, आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण होता है ना। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। सिंपल सी बात है, आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी तरीके की लैंग्वेज आप बोलेंगे। तो जो मातृभाषा होती है, जो आपकी पहली भाषा होती है, वो हमेशा ही आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए एक घर है, उसमें उस बच्चे की जो मम्मी है, ठीक है, वो हिंदी बोल रही है ना, बट वहीं पर जो उसके पापा हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, दोनों लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, है ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज बोली जा रही है उसके सामने। तो यहाँ पर बच्चा जो होता है वो एक से अधिक लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। स्वनिम क्या होती है, भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। स्वनिम मेल यानी कि मॉर्फीम क्या होती है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। प्रोग्मेटिक्स क्या होता है, उपयोगवादिता या फिर व्यवहारवादिता क्या होती है, संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करना है। जैसे कि वही वाला आपका एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप घर पे बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। या फिर अगर अपने स्कूल में बात कर रहे हैं तो टीचर से भी अगर बात करेंगे तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, बता दीजिए, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बट अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हैं तो दोस्तों से कैसे बात करेंगे, अरे यार क्या कर रहा है तू, चल इधर चल, ठीक है, या फिर उधर चल, इस तरीके से बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर संदर्भ के अनुसार, है ना, भाषा का प्रयोग करना, यही क्या होती है, भाषा की उपयोगवादिता यानी कि व्यवहारिकता। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। सिंटैक्स क्या होता है, वाक्य विन्यास क्या होता है, जिसमें आप जो है नियम वगैरह सीखते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सही तरीके से यूज करना, ये क्या होता है, आपका वाक्य विन्यास होता है ना। कालांतरित प्रश्न क्या होता है, जो मौन पठन के बाद कराया जाता है। तो ये क्या होता है, कालांतरित प्रश्न होता है, यानी कि काल के अंतर के बाद। तो ध्यान रखना है। ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या होता है, व्यक्ति की मूल भाषा में धीरे धीरे बदलाव या उपयोग में कमी होना। जैसे कि मान लीजिए आप पहले रह रहे थे किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में, ठीक है, बट आप ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर मराठी बोली जा रही है। तो जो आपकी मूल भाषा होती है ना, आप इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत कम यूज कर रहे हैं, आप ज़्यादा मराठी सुन रहे हैं, ज़्यादा मराठी बोल रहे हैं, तो आपकी जो मूल भाषा थी, जो आपकी पहली भाषा थी, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है ना, या फिर उसमें बदलाव हो जाता है। तो वो क्या होती है, आपकी ऋणात्मक द्विभाषावाद होती है। यानी जो आपकी पहली भाषा थी वो आप धीरे धीरे जो है भूलते चले गए या फिर उसमें कमी होती चली गई, क्योंकि आप उस चीज़ को बोल ही नहीं रहे, है ना। अब आप मराठी बोलने लगे, तो ये होती है आपकी ऋणात्मक द्विभाषावाद। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, है ना। जो बच्चे की रियल लाइफ है उससे आप चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाइए, बताइए, है ना। स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पाठ्य सामग्री है उसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज, बहुत जटिल लैंग्वेज दे रखी है, नहीं, स्वाभाविक लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल होने चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, भाषा सीखने के चरण, ठीक है। कूकना, कूइंग बच्चा कब शुरू करता है, 6 सप्ताह का। इसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ स्वर का ही यूज करता है, ठीक है। जैसे कि आपने जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल 6 सप्ताह के बच्चे होंगे, अगर आप उनको देखेंगे तो कुछ तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, कूइंग कहते हैं, कूकना कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ स्वर का ही यूज करता है, ठीक है। बैबलिंग में क्या करता है, ऐसे कि जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, अब पप्पा क्या कहते हैं, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिक्स करके बच्चा बोलता है, तो वो क्या होता है, आपका बैबलिंग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा चरण होता है इसमें बच्चा स्वर और व्यंजन दोनों का यूज करता है, दोनों को मिक्स करके बोलता है, तो क्या होता है, आपका बैबलिंग होता है ना। वन वर्ड स्टेज, एक शब्द चरण क्या होते हैं, जब बच्चा 1 साल तक का होता है, यानी कि एक शब्द को बोल पाता है ना। इसके अलावा टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण क्या होते हैं, जब बच्चा 18 से लेकर के 24 महीने तक का होता है, यानी कि 1.5 से लेकर के 2 साल तक का होता है, तब उसके अंदर टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। लंबे उच्चारण बच्चा कब कर पाता है, जब 2 से लेकर के 4 साल तक का होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे भाषा के विविध रूप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा, भाषा का पहला स्वरूप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो मातृभाषा होती है क्या होती है, भाषा का पहला रूप होती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं, ठीक है। जो हमारा भारत है इसमें कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना, हिंदी क्या होती है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ठीक है। भारत 1963 के ओला यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 3431 हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा क्या है, शिक्षा व कार्यकालय प्रयोग की भाषा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भारत है हमारा, इसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है हिंदी, ठीक है। आगे देखते हैं।
इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक कैसे होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मात्र संसाधन नहीं होना चाहिए, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रंग बिरंगी होनी चाहिए, ठीक है। आसान भाषा में होनी चाहिए, यानी कि बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है क्लास 3rd में, आप उसको पढ़ा रहे हैं क्लास 4th की चीज़ें, 5 की चीज़ें, है ना। तो बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर हिंदी पहले से ही बोली जाती है तो वहाँ पर आप कोई अंग्रेजी या फिर कोई अन्य आधुनिक भाषा पढ़ा दीजिए, है ना। बट जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती है वहाँ पर आप क्या करेंगे, हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या फिर कोई भी ऐसी आधुनिक भाषा जो कि द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई गई है ना। यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो भी, अगर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो भी कोई आप ऐसी आधुनिक लैंग्वेज बताएंगे बच्चों को या फिर पढ़ाएंगे जो कि द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई गई। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखे किसी चीज़ को, ठीक है। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा कुछ बोल तो रहा है, ठीक है, चाहे उसकी मातृभाषा में वो है, ठीक है, आप उसको बोलने देंगे, है ना। ये बात कहता है आपकी एनसीएफ। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे कि सड़क को सड़क बोलना। आपने देखा होगा कि जो गाँव वगैरह के बच्चे होते हैं या फिर कहीं और के भी बच्चे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते, है ना। अगर बच्चा सड़क को सड़क बोल रहा है तो आप उसको उसी तरीके से बोलने देंगे, है ना, क्योंकि वो बच्चे की मातृभाषा है, बच्चे ने वही अपने इन्वायरमेंट से सुनी है ना। ये क्या है, स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में, है ना। और कैसे देखते हैं, संसाधन के रूप में, है ना, रिसोर्स के रूप में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है, जो बहुभाषिकता होती है, ये क्या है, एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछ लेता है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम क्या होता है। तो ये आपसे चरण ही पूछता है। सबसे पहले चरण क्या होता है, मानस मंथन। फिर आप क्या करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, फिर प्रारूपण करते हैं, फिर पुनरावृत्ति करते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं, बाद में क्या करते हैं, अंतिम स्वरूप देते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानस मंथन। फिर उसका आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा रूपरेखा बनाते हैं, फिर प्रारूपण करते हैं, फिर उस चीज़ को देखते हैं, है ना, यानी कि पुनरावृत्ति करते हैं उसकी, फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, फिर बाद में क्या करते हैं, अंतिम स्वरूप देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो पियाजे ने क्या भाषा अर्जन के बारे में बताया था, नहीं। स्किनर ने तो अनुकरण वगैरह की बात करती है, ठीक है। बूनर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। किससे संबंधित है, नॉम चॉम्स्की से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही लैंग्वेज एक्विजिशन LAD की बात कौन करता है, आपके नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भाषा अर्जन क्षमता या फिर भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करेंगे, आपके नॉम चॉम्स्की करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर, ठीक है, कि एक दो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या फिर कहीं और से पूछ लेते हैं वो लोग, है ना। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, लिखित अभिव्यक्ति कौशल यानी कि लिखना। लेखन के प्रकार क्या होते हैं, सुलेख। सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लिखना, ठीक है। अनुलेख, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, है ना, ऐसे डॉट डॉट करके दी जाती है, उनको पूरा बनाना रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, आपका अनुलेख होता है। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना, यानी बच्चे जो है सुन करके सही तरीके से चीज़ों को लिखें। और श्रुतलेख जो है कराया क्यों जाता है बच्चों को, ताकि वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि श्रुतलेख बच्चे को क्यों कराया जाता है, ताकि उसके वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर हो सके, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये चीज़, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई दी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आकलन का उद्देश्य क्या होता है, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र ने कितना सीखा, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें आपने बच्चे को बताई, बच्चा कितना सीख पाया, कितना समझ पाया, इसलिए हम बच्चे का आकलन करते हैं, है ना, असेसमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी समस्या को दूर करेंगे, अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। छात्र की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि तैयार करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ मूल्यांकन के अंदर क्या आता है, आपका आकलन और मापन दोनों ही आता है। आकलन में ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि आकलन में देखते हैं कि बच्चा कैसे किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, क्या समस्याएं हैं, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है ना। इसके अलावा
मापन में क्या करते हैं, मापन में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा, ठीक है, कितना उसको समझ में आया। आकलन व मापन दोनों ही क्या होते हैं, मूल्यांकन का हिस्सा होते हैं, इवैल्यूएशन का हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और छात्र उसमें असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले पता लगाता है कि आपको जो बीमारी है या फिर जो जिस कारण से आपकी तबीयत खराब हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। यानी कि क्या करता है, निदान करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, उसके बाद आपका उपचार करता है ना। तो इसी तरह जो टीचर होता है क्या करता है, बच्चे का निदान करता है, सबसे पहले पता लगाता है कि बच्चे के सीखने में आखिर कमी कहाँ पर है, बच्चा असफल क्यों हुआ है ना। तो सबसे पहले वो निदान करता है, उसके बाद में क्या करता है, वो उपचार देता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाता है ना। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तब वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है। जैसे कि मैं आपके अंदर क्या कमी थी मुझे पता चल गया है ना। जैसे कि मैंने पता लगा लिया कि आपको जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो अगर सभी बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने में ही कमी थी, है ना। यानी कि मैं सही तरीके से जो मेथड का मैंने यूज़ किया वो आपको समझ में नहीं आया। बट अगर कुछ बच्चों के सिर्फ कम नंबर आए हैं, बाकी सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो मुझे समझ में आएगा हाँ कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आई, बाकी सभी बच्चों ने चीज़ें समझ में आई। यानी कि मेरा मेथड सही था, उसमें सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत चेंज लाना है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने हैं, है ना, ताकि मैं इन बच्चों को भी समझा सकूं, है ना। तो वो क्या कर रही हूँ, मैं उपचारात्मक शिक्षण दे रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण क्या आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, निदान करते हैं, उसके बाद ही आप उपचार करते हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण देते हैं बच्चे को, तो ये याद रखना है। इसके अलावा पठन वाचन के आपके प्रकार होते हैं, एक होता है आपका मौन पठन और एक होता है आपका लाउड रीडिंग, यानी कि साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग क्या होता है, मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा। जैसे कि जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, मन ही मन करते हैं, तो आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। इसके साथ साथ आप तेज़ी से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, साथ ही साथ ज़्यादा विषय मतलब पढ़ते हैं आप, है ना, जल्दी चीज़ों को पढ़ पाते हैं। बट जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपका क्या होता है, उच्चारण अच्छा होता है ना, क्योंकि आप उस चीज़ को बोल भी रहे होते हैं तो आपका उच्चारण भी अच्छा होता है। सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं, क्योंकि आप खुद ही को सुन रहे होते हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं उस चीज़ को, तो आपका उच्चारण भी अच्छा है, साथ ही साथ आपके बोलने और सुनने के कौशल भी बेहतर होते हैं, है ना। स्व-स्वर पठन में रस भी आता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जोर जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपको आनंद भी आता है उसमें, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। स्व-स्वर पठन के अंतर्गत ही आपका आता है व्यक्तिगत वाचन, जिसमें आप आदर्श वाचन या फिर अनुकरण करते हैं। सामूहिक वाचन में आप सभी को पता है, सामूहिक का मतलब ये क्या होता है, ग्रुप में चीज़ों को सीखना है, यानी कि 2 से 3 लोग जब ग्रुप में बैठ करके चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने सीडीपी में करा रखा है, बट लैंग्वेज में मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग यहाँ पर वही करेंगे। डिसलेक्सिया, ये आपका पठन संबंधी एक विकार होता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, बच्चा ई को क पढ़ सकता है ना। तो इसमें बच्चों को सिखाया कैसे जाता है, कोई चीज़ ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है, यानी कि ध्वनियों के सही उच्चारण के द्वारा बच्चों को सही तरीके से चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, जब बच्चा को आप उच्चारण कराएंगे, है ना, बोल करके वो चीज़ बताएंगे, तो बच्चा चीज़ों को सीख जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बच्चा होता है उसको ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जाता है। मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ, इसको लिख लीजिएगा कि जो पठन वैफल्य वाला बच्चा होता है, जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है, इसको ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा चीज़ें सिखाई जाती हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस वर्ड पर बार बार फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, पठन विकार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका हिंदी पेडागोजी में पूछा जाता है कि अफेजिया क्या होता है, तो इसमें बच्चे को भाषा एवं संप्रेषण में दिक्कत आती है, बच्चा सही तरीके से लैंग्वेज को बोल नहीं पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता। तो ये आप क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि कई बार भाषा संबंधी विकार क्या होता है, तो क्या होता है, आपका अफेजिया होता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ग्राफिया क्या होता है, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है ना, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता, शब्दों को लिख नहीं पाता। इसकी जो राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी कि पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूछता है ऑटिज्म, तो जब भी बच्चा बार बार किसी चीज़ को रिपीट करे, रेपिटेटिव बिहेवियर करे, तो वो क्या होता है, ऑटिज्म वाला बच्चा होता है ना। इसमें बच्चा जो होता है बार बार एक ही शब्द को रिपीट करेगा, दोहराएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि ऐसा डिसऑर्डर इसमें बच्चा जो है एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, वो कौन सा होता है, वो आपका होता है ऑटिज्म, आत्म केंद्रितता, ठीक है। और इसमें बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा जब शब्दों को बार बार रिपीट करे तो सिंपल सी बात है कि सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, है ना, सामाजिक संचार सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना।
बाकी सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने आप लोगों को CDP वाले क्लास में करा रखी है। ADHD क्या होता है, बच्चे का जो ध्यान होता है एक जगह पर ज़्यादा देर तक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो ये भी बात आपके यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दी। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। भाषा सीखने व भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो किसका अंतर होता है मुख्य? वातावरण, परिवेश या फिर पर्यावरण। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनेट एबिलिटी की बात किसने की है? नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, हालांकि यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सीधे रखा है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो ये विचार वाइगोस्की का। सोशल इंटरेक्शन की बात किसने की थी? लेव वाइगोस्की ने की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। देखिए जो ही वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर करके आपके गलत ही होते हैं, सॉरी ऑप्शन जो होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष की बात की जाती है। तो ये तो मैंने आप लोग को बताया नहीं था, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो ही वाले ऑप्शन होंगे वो आपके गलत ही होंगे। ठीक है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात कहते हैं आपके नॉम चॉम्स्की, जो कि बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछ रखा था, तो ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है। अब एक और मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चे में भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है? समाज। ठीक है, कल्चर, संस्कृति और भाषा की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। तो सिंपल सा डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और देखते हैं, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? तो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की गई है, तो ये क्या होती है? स्वाभाविक और अवचेतन होती है। डायरेक्ट यही शब्द मैंने आप लोगों को लिखा हुए हैं, है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बना था ऑनलाइन वाले एग्जाम में, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये क्या कहते हैं? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है ना। वाइगोस्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर बल दिया जाता है, तो किस पर बल दिया जाता है? सामाजिक अंतक्रिया, फिर परस्पर अंतक्रिया, है ना। अंतक्रिया की बात कौन करते हैं? आपके लेव वाइगोस्की करते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा ट्रांस लैंग्वेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यह एक इंग्लिश वर्ड है ना। जब हम पारस्परिक पुराने तरीकों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाते हैं, जैसे पहले एक ही भाषा को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा भाषाओं को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे उसका संपूर्ण विकास हो गया, तो वो आपका क्या होता है? ट्रांसलिंगुअल। जैसे कि जब हम एक या फिर एक से अधिक भाषाओं को बच्चों को नॉलेज देते हैं, तो वो क्या होता है? आपका ट्रांसलिंगुअल होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है? ट्रांसलिंगुअल से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमाओं को पुनर्वर्णन करना, यानी कि उसी को फिर से दोहराना, तो ये गलत है। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमाओं को चुनौती देना, है ना, यानी जो पहले से चली आ रही हैं उसको हम चुनौती दे रहे हैं, हम अलग अलग भाषाओं का यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना, पृथक व्यवस्था के रूप में नहीं, एकीकृत करके, है ना, समावेशित करके देखना, ये गलत है। पृथक दे रखा है इसलिए गलत है ना। दी भाषा के लिए नई शब्दावली नहीं, दी भाषा के लिए नई शब्दावली नहीं है, ये आपका इंग्लिश का एक शब्द है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब मैंने स्टीफन कर्सन की थ्योरी आप लोगों को बताई थी, है ना। स्टीफन कर्सन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है, तब आई प्लस स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन करता है? तो मैंने बताया था बोधगम्य निवेश। ठीक है, यहाँ पर अबोधगम्य निवेश लिख रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ में एक वर्ड ध्यान रखिएगा, रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी से होता है, जब बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए। ठीक है, जब बच्चे किसी काम को करने के लिए नए नए क्रिएट आइडिया कर पाएँ, कुछ सोच पाएँ, कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, तो वो क्या होता है? आपका रचनात्मकता होता है। ठीक है, बाकी अधिगम संबंधी विकार मैंने आप लोग को बता दिया, लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया। ठीक है, अवधान संबंधी समस्या, यानी बच्चे का ध्यान एक जगह पर टिक नहीं पाता है, तो वो क्या होता है? ADHD होता है। भाषा संबंधी समस्या या विकृति, अफेजिया, फिर भाषाघात, है ना। गणित संबंधी समस्या, गणनाओं में बच्चे को समस्या आती है, तो वह क्या होता है? आपका डिसकैलकुलिया होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराती हूँ। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, तो लिखने में कठिनाई होती है ना। नाशिश पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है, तो डिसलेक्सिया संबंधित है। ठीक है, बाकी ये भी ध्यान से देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, है ना, विकसित करने की विद्या कौन सी होती है? स्वर वाचन करा दीजिए बच्चे को, है ना, ताकि बच्चा जो है मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बोल पाए, उसका जो मौखिक अभिव्यक्ति खुद को अभिव्यक्त कर पाए अच्छे तरीके से, है ना। तो स्वर वाचन करा दीजिए, कविता पठन करा दीजिए, चित्र वर्णन करा दीजिए, संवाद करा सकते हैं, नाटक मंचन करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी विधा है जिसमें बालक के चारों कौशल विकसित होते हैं, तो कौन सी विधा होती है? नाटक मंचन, है ना, क्योंकि बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है ना, पढ़ता भी है, लिखता भी है, तो चारों कौशल इसमें विकसित हो जाते हैं नाटक मंचन में। अब यहाँ पर देखिए क्या है,
अगर बच्चा भाषा सीखने में त्रुटियां करे तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा सीख रहा है चीज़ों को, क्योंकि त्रुटियां आप कभी करते हैं जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो त्रुटियां होती है वो सीखने में हेल्प करती हैं, है ना। अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो कमी शिक्षक में है, सिखाने में होगी, ठीक है। बच्चे में कमी आपको नहीं निकालनी है, या तो टीचर में कमी होगी, जो टीचिंग वो मेथड यूज करा उसमें कमी होगी, टीचर के सिखाने में कमी हो सकती है, बच्चे के अंदर कमी नहीं हो सकती। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं, बच्चे की भाषा को कोई भी कौशल आप सिखा रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बच्चा जो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है। बच्चा सही से बोल पा रहा है या नहीं, अर्थात उच्चारण सही से कर पा रहा है या नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। शुद्ध लिख पा रहा है या फिर नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि बच्चा अपने विचारों को आपके सामने अभिव्यक्त कर पा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करा रखी हूँ, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से चीज़ों को रीड कर लीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ या तो आप इसको खुद से लिख लीजिए, या फिर जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखे हैं मैंने उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। बाकी बहुभाषिक कक्षा क्या होती है, यदि एक ही कक्षा में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे से ज़रूर क्वेश्चन को सीखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए क्लासरूम में उसमें अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, यानी कि बहुभाषिक कक्षा है, तो बच्चा दूसरे से भी उनकी लैंग्वेज के बारे में सीखेगा, जानेगा। तो ये क्या एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह काम करती है। इसलिए शिक्षक को ऐसी कक्षा को प्रोत्साहन करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भाषा सीखना, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में वातावरण का अहम रोल होता है। सिंपल सी बात है, आप वातावरण से चीज़ों को सीखते हैं, है ना। बच्चे को यदि भाषा समृद्ध परिवेश मिलता है तो वो जल्दी भाषा सीखता है। मैंने बताया था, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, भाषा समृद्ध परिवेश, बच्चे के आसपास भाषा बिखरी हो, है ना। जैसे कि जो क्लासरूम होता है उस पर डिज़ाइन की जाती है तरह तरह की चीज़ें, है ना। कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है उस पर गिनते पहाड़े लिख दिए जाते हैं, तो बच्चे को क्या दिया जाता है, भाषा समृद्ध परिवेश दिया जाता है, ठीक है। यदि बच्चे ने कोई भाषा सीखी है तो ज़रूरी है कि वह उस भाषा को अपनी बोल चाल में प्रयोग कर पाए और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर उसके बाद में ये आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। भाषा शिक्षण सामग्री, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, चित्र वाली किताबें, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। बाल साहित्य, जैसे कि जो बाल साहित्य होते हैं उसमें तरह तरह के चित्र बने होते हैं, है ना। बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चीज़ को सीखता है। वह साहित्य ऐसा हो जिसमें विभिन्न भाषाओं की रंगतें दिखें, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें एक ही भाषा दी गई है, उसमें अलग अलग भाषाओं का यूज हो, है ना। जिसमें बच्चे को सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, 360 डिग्री बहुआयामी विकास की बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ। तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन, प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों की क्रमिक प्रगति का ब्यौरा होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए बेस्ट होता है ना, जो पोर्टफोलियो होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसमें क्या क्या होता है, बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र होते हैं, बच्चे का चित्र हो सकता है, ठीक है। स्व आकलन सीट होती है, अभिभावक आकलन सीट होती है, सहपाठी आकलन सीट होती है, यानी कि पूरी की पूरी बच्चे की जितनी एक्टिविटी होती है वो सभी की सभी आपको पोर्टफोलियो के अंदर मिल जाती है। एक तरीके की आपकी ये फाइल होती है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, बच्चे का पूर्व ज्ञान। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल आने से पहले भी वह भाषा का कुछ ज्ञान रखते हैं, जिससे वे अपने परिवार व समाज से सीखते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा स्कूल आने से पहले कुछ जानता ही नहीं है ना। बच्चा स्कूल जाने से पहले भी उसको शब्दों की नॉलेज होती है, कुछ चीज़ें वो जानता है ना। तो वही क्या होता है, उसका प्रीवियस नॉलेज होता है, और उसको आपको ध्यान में रख करके ही बच्चों को चीज़ें बतानी है ना। उसी से रिलेट करके, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो चीज़ें वो पहले से जानता है, उससे रिलेट करके आपको चीज़ों को बच्चे को चीज़ें बतानी है, फिर सिखानी है, ठीक है। तो हम बच्चों के इस भाषाई ज्ञान के अनुभवों का उचित प्रयोग करेंगे। बच्चे की इस पहली नॉलेज का यूज करके हम उसे नया ज्ञान देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात आपको नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लेनी है कि हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ही बच्चों को चीज़ें बताएंगे, फिर सिखाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ भाषा आकलन के लिए प्रश्नों के प्रकार। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो इस प्रकार के होंगे जिससे जवाब देने में उसके चिंतन कौशल का विकास हो। मतलब बच्चा रटा हुआ कुछ न बता करके अपने दिमाग से जो भी समझे उसको बताए। जैसे कि मान लीजिए बच्चे से आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कि आप पूछेंगे भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा इसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर करेगा जो उसने रटी होंगी चीज़ें, है ना। बट अगर आप बच्चे से पूछ लेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए या फिर पानी के बचाव कैसे हो सकते हैं, है ना, तो बच्चा उसमें अपना दिमाग यूज करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बच्चे से करने हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है ना, सर्वाधिक उपयोगी पूछा है। ईदगाह कहानी की मुख्य 4 घटनाएं बताइए, है ना। या फिर यहाँ पर मुख्य घटनाएं दे रखा है, 4 मतलब मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है।
मुख्य घटनाएं बताइए। तो इसमें बच्चा जो ईदगाह कहानी में जो चीज़ें हुई होंगी उसी के बारे में बताएगा, रटी रटाई चीज़ें बताएंगे, तो ये तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ईदगाह कहानी कि मुख्य पात्र का नाम बताइए। अब इसमें भी बच्चा सिर्फ रटी रटाई चीज़ें बताएंगा तो ये भी नहीं होगा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, है ना। जब बच्चा अपनी भाषा में सुनाएगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके बताएगा, है ना, कि ये चीज़ें हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा का सही तरीके से आकलन हो पाएगा। ठीक है। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो इसमें भी बच्चा डायरेक्ट जो चीज़ें उसने सुना होगा, जो रटा होगा वही बताएगा, है ना। सबसे बेस्ट क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे की त्रुटियां बताते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। मैंने बताया था कि बच्चा त्रुटियों से चीज़ों को सीखता है। बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावकों व अन्य शिक्षकों को बताएंगे। बच्चे सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, है ना। बच्चा किस तरीके की चीज़ों को सीख रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है। भाषा सीखने के व सिखाने की प्रक्रिया को अच्छा बनाएंगे, है ना। भाषा आकलन में देखना कि बच्चा उस भाषा को बोलचाल में प्रयोग कर भी पा रहा है या फिर नहीं, यानी जो चीज़ें आपने उसको बताई सिखाई बच्चा उसका यूज भी कर पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है। बच्चा भाषा का प्रयोग कर पाए, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है। कभी कभी बच्चा पढ़ते समय अटक कर या फिर बार बार रिपीट करते हुए चीज़ों को पढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे समझ के साथ में किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है कि जब बच्चा किसी चीज़ को अटक के या फिर जो है उसको रिपीट करते हुए बार बार पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये नहीं कि बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा समझ के साथ में किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। भाषा का ज्ञान बच्चे के अंदर मूल्य निर्माण भी करे, न कि सिर्फ रटना सिखाए। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ भाषा को रटे जा रहा है, उसके अंदर मूल्य का निर्माण भी हो, बच्चा भाषा को समझ भी पाए। ठीक है। भाषा के ज्ञान का विकास बच्चे को समाज के बाहर रहकर नहीं कराया जा सकता, यानी कि बच्चा समाज से अलग होकर के भाषा को नहीं सीख सकता, समाज में रह करके ये भाषा को सीख सकता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। आपको मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन में आप सर्वाधिक किसे महत्व देंगे, तो पोर्टफोलियो को। ठीक है। इसके अलावा सुनने व लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपने विचारों को भी व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है मूल्य निर्माण में, क्योंकि भाषा क्या करती है, हमारे मूल्य का निर्माण करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, अपॉर्चुनिटी बच्चों को देना। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। किसको दर्शाता है कि सार्थक क्या कर रहा है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब भी बच्चा भाषा को रिपीट करे, है ना, या फिर शब्दों को रिपीट करे, है ना, वाक्यों की पुनरावृत्ति करे, तो वो क्या कर रहा है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुभाषिक कक्षा की, तो ये क्या होती है, एक ही कक्षा में यदि विभिन्न भाषाओं की रंगतें होंगी तो बच्चा और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, है ना। बच्चे के सीखने में बहुभाषिक कक्षाएं क्या करती है, एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह काम करती है। बात आपको ध्यान में रखनी है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या करती है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बहुभाषिकता होती क्या है, बहुभाषिकता क्लासरूम एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों को उपलब्धता होती है, और साथ ही उनमें अपनी अपनी भाषा बोलने के लिए अवसरों की उपलब्धता होती है, यानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। बाकी आज का लास्ट पॉइंट, समावेशी कक्षा क्या होती है। समावेशी कक्षा में सामान्य बालक के साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालक भी शामिल होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं इसमें। समावेशी शिक्षा एकीकरण की बात करती है, यानी कि सभी को समावेशन करने की बात करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सभी बच्चों को, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर हो, दिव्यांग हो, है ना, या फिर सामान्य बच्चा हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, सभी को इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करना। और कैसे एजुकेशन देना, एज पर नीड एजुकेशन देना, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करना। ओके।
फ्रेंड्स ये थी आज की आपकी कंप्लीट क्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इस एक क्लास को देख लेते हैं तो डेफिनेटली अपने हिंदी पेडागोजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करने के बाद ही आपकी एक कंप्लीट क्लास प्रिपेयर की थी, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया सभी प्रकार की चीज़ें मैंने आज की इस क्लास में इंक्लूड की थी। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत मेहनत करके मैंने इस क्लास को बनाई हुई थी। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मतलब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इतना मेहनत करूँ तो आप लोगों को यहाँ से हेल्प भी मिल रही हो। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत मेहनत के बाद मैंने फ्रेंड्स से क्लास बनाई है, तो प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को कंप्लीट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ कंप्लीट क्लास देखिएगा। बीच में मैंने सारी चीज़ें नहीं कही क्योंकि फ्लो थोड़ा सा ख़राब होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरीके से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे आपको नोट जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग यहाँ तक क्लास को देखेंगे तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आप यहाँ तक क्लास को देखेंगे पूरे लास्ट तक, तो मैं आप लोगों को जो आपका जो की पॉइंट वाले नोट्स है वो फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। CDP की आपकी कंप्लीट क्लास हो चुकी है, हिंदी की भी आपकी कंप्लीट क्लास हो चुकी है, ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों को EVS और साइंस पेडागोजी की भी क्लास प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैथ पेडागोजी की भी क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और इंग्लिश की भी, ठीक है। ये सारी क्लास अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।